हेलो दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में देखा था। एनसीबीसी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। आज के सेशन में हम स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो कि हमारे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 51 है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एज यूजुअल इस सब पूरे चैप्टर को हम छोटे छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। आखिर जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होता है, ये क्या होता है, इसका रोल क्या है, इसका विजन और इसका मिशन क्या है, कौन-कौन से फंक्शन से डिस्चार्ज करता है और इस ऑफिस को क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं, राइट? तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, हम एक-एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं। अब देखिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो किसी भी स्टेट के अंदर मेजॉरिटी की लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का डिटर्मिनेशन स्टेट वाइज बेसिस पे होता है। एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग किसी दूसरे स्टेट में माइनॉरिटी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे स्टेट में माइनॉरिटी हो। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, भोजपुरी बोलने वाले लोग बिहार में मेजॉरिटी में है, आप देखेंगे यूपी में मेजॉरिटी में है, लेकिन अगर आप एमपी चले जाएँ तो वहाँ पे ये माइनॉरिटी बन जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाएँ तो वहाँ पे ये माइनॉरिटी बन जाते हैं। तो अलग-अलग स्टेट लेवल पे जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का डिटर्मिनेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम इस ऑफिसर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं था जो कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड बात करता हो। लेकिन बाद में हम देखते हैं 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना और इसने एक स्पेशल ऑफिसर के बारे में हमें रिकमेंडेशन दिया कि ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लीगल सेफगार्ड्स को, इनके कानूनी अधिकार को, इनके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 लाके एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, जिसे हम आर्टिकल 350 बी कहते हैं, और ये आर्टिकल पार्ट 17 में ऐड किया गया है। अब इस आर्टिकल में कुछ बातें कही गई हैं और इन्हीं बातों से हमें ये जो ऑफिस है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का, वो क्रिएट होता हुआ दिखता है। जैसे आर्टिकल 350 बी के हम उसके कंटेंट की बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी स्पेशल माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होगा, जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। अब ये जो ऑफिसर है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के सेफ गार्ड से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो लीगल सेफ गार्ड हो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हो, उन सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। इस ऑफिसर के लिए ये भी बाउंडेशन बनाया गया कि प्रेसिडेंट जब भी इससे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के रिलेशन में क्या क्या काम हो रहे हैं उस पर रिपोर्ट मांगे तो ये ऑफिसर प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट पेश करेगा। इसके साथ साथ जो है, आप देखेंगे प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट मिलने के बाद प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखवाता है और साथ ही साथ जो कंसर्न स्टेट है उसके गवर्नमेंट को भी ये रिपोर्ट को ट्रांसफर करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी कि किस तरीके से हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होने के बावजूद हमारे चेंज होते हुए सोसाइटी में जब एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की नीड पड़ी, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया, जिसे हम सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 कहते हैं, और इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने एक नया ऑफिस क्रिएट किया। चलिए, अब हम देखते हैं कि आगे जब ये इस ऑफिस को क्रिएट किया गया तो उसके क्या-क्या मायने हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, उसके क्या-क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, उसका टेन्योर कितना होगा, उसके सर्विस कंडीशंस क्या-क्या होंगे, या फिर उसको रिमूव करने का क्या-क्या प्रोसीजर होगा, इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी चीज़ स्पेसिफाई नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके लीगल सेफगार्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक नया आर्टिकल 350 भी ऐड किया गया और एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को क्रिएट करने की बात की। तो इसी के परसुएंस में हमने 1957 में हमने एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का ऑफिस क्रिएट किया। इसको हम CLM यानी कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहते हैं। सॉरी।
अब इस कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का हेडक्वार्टर आप देखेंगे न्यू दिल्ली में है और इसके 3 अलग रीजनल ऑफिसेस भी हैं जिसको असिस्टेंट कमिश्नर हेड करता है। अब ये रीजनल ऑफिसेस कहाँ हैं आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। बस आपको ये जानना है जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब देखेंगे कि ये जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है ये सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आता है। तो आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पे कौन से मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है, तो आप सीधा-सीधा जवाब दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है? तो ये चीज़ आपको कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के रिलेशन में ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस ऑफिस को जब हमने क्रिएट किया तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ रोल दिया होगा। तो कौन-कौन से रोल इस कमिश्नर को दिए गए? तो ये जो कमिश्नर है, जिसको हम कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहते हैं, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ इन दोनों के साथ इंटरैक्ट करता है और इस बात पे काम करता है कि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनके सेफगार्ड से रिलेटेड कौन-कौन से मैटर्स हैं, जिनको इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में डील किया जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे जो सीएलएम है, वो पर्सनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाले एरियाज़ को विज़िट करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को विज़िट करता है और ये ऑन द स्पॉट असेसमेंट करता है कि किस तरीके से जो भी स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड्स के लिए लाए गए हैं, उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है, ठीक है? तो ये इसका रोल है। अब इस ऑफ़िस को क्रिएट करने के पीछे कुछ कुछ विज़न भी था और कुछ मिशन भी थे। तो इस ऑफ़िस को क्रिएट करने का विज़न क्या था, मिशन क्या था, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम विज़न की बात करें, तो कि क्या सोच के इस ऑफ़िस को क्रिएट किया गया था? तो देखिए, हमारे देश के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले हुए हैं और इसके इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमारे देश के अंदर मैकेनिज़्म है, जो इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है, उसको स्ट्रेंथन करना और उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइनिंग करना, ये इस कमिश्नर का मिशन है, ये इस ऑफ़िस को क्रिएट करने का विज़न था। ठीक है? इसके मिशन की बात करें तो ये जो ऑफ़िस है, वो इस बात को इंश्योर करता है कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं उन सब का इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और इनका एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ऑफिसर फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का ऑफिस जब क्रिएट किया गया तो उसके विजन क्या थे और उसके मिशन क्या थे। दोस्तों करेंटली अगर आप देखें तो जो श्री शेरशाह सी शेख मोहिद्दीन है, ये करंट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं जिसको हम सीएलएम कहते हैं यानी कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। तो करेंटली इन्होंने इस पोस्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। अब अगर दोस्तों हम इस ऑफिस के फंक्शंस की या इस कमिश्नर के फंक्शंस की और उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फंक्शंस में हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड जितने भी सेफगार्ड्स हैं उन सेफगार्ड से रिलेटेड सारे मामलों को इन्वेस्टिगेट करता है ये कमिश्नर। इसके अलावा ये कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है और ये जो रिपोर्ट्स होते हैं वो इस बात पे बेस्ड होते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हमारे देश के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है। इसके साथ साथ जो भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं सेफगार्ड्स को लेके उनको मॉनिटर करने का भी काम ये कमिश्नर करता है। और ये मॉनिटर कैसे करता है? क्वेश्चनरीज के माध्यम से विजिट्स करता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है, सेमिनार्स को आयोजित करता है। इस तरीके से ये इस बात को मॉनिटर करता है कि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनके सेफगार्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस ऑफिस को क्रिएट करने के इस कमिश्नर के ऑफिस को क्रिएट करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके ताकि हमारे देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके और इन माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटीज़ का नेशनल इंटीग्रेशन हो सके। ये हमारे जो नेशनल गोल्स हैं उन गोल्स के साथ ये जुड़ सके, है ना? इसके साथ साथ आप देखेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में अवेयरनेस को भी स्प्रेड करना कि उनके पास कौन-कौन से सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं, है ना? तो ये सारे काम भी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी इस कमिश्नर के हैं। इसके अलावा जो भी इनके सेफगार्ड्स हैं, उन सेफगार्ड्स का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना भी इस कमिश्नर का ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ जो भी ग्रीवांसेस के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उन सारे ग्रीवांसेस को हैंडल करना ताकि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया जा सके। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इस कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के ऑफिस के हैं। तो ये दोस्तों हमारे लक्ष्मीकांत में जितनी भी बातें लिखी हुई थी उन सबको मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या-क्या थे,
फिर मैंने आपको बताया CLM के बारे में कि इसके बारे में क्या क्या बातें हमें जाननी चाहिए। फिर हमने आपको इसका रोल बताया, हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसके विजन अलग हैं, इसके मिशन क्या क्या हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है कॉन्सेप्ट एनरिचमेंट मटेरियल के रूप में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानना ज़रूरी है। हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को समझने से पहले हमें माइनॉरिटी को समझना ज़रूरी होता है कि आखिरकार माइनॉरिटी होते क्या है, हमारे देश के अंदर कितने टाइप के माइनॉरिटीज़ होते हैं और इन सारे टाइप के माइनॉरिटीज़ में कौन कौन से आते हैं। देखिए, माइनॉरिटी होता क्या है? तो हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी को एक ऐसी कम्युनिटी के रूप में हम रेफर करते हैं, जो हमारे देश के मेजॉरिटी पॉपुलेशन से अपने न्यूमेरिकली लेस देन है। न्यूमेरिकली मतलब कि अपने नंबर में वो कम है। अब ये नंबर जो है वो रिलीजन के बेस पे हो सकता है और लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है। तो इन ग्रुप को जो है वो स्पेशल राइट्स देने की ज़रूरत है। इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है ताकि हम अपने देश के अंदर इक्वालिटी और डिग्निटी को इंश्योर कर सकें। तो माइनॉरिटी का मतलब ऐसे लोग जो कि मेजॉरिटी के नंबर से कम है इन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ठीक है। तो इंडिया में हम दो तरह के माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। पहला होता है रिलीजियस माइनॉरिटी, इसको नेशनल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। और दूसरा होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो कि स्टेट वाइज इनको रिकॉग्निशन मिलता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की है। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, इसके अकॉर्डिंग हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 कम्युनिटीज को रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। इसमें आप मुस्लिम्स को देखेंगे, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज हैं, और 2014 में जैन्स को भी रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप में हमने रिकॉग्नाइज किया है, हमारे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। दूसरा टाइप का जो माइनॉरिटी होता है, हम उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते हैं। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से होता है जो किसी भी स्टेट के अंदर में ऑफिशियल लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये स्टेट वाइज होता है, तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। अब देखेंगे आप, महाराष्ट्र में जो तमिल स्पीकर्स हैं वो माइनॉरिटी होंगे, लेकिन तमिलनाडु में वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं। बंगाली स्पीकर्स इन कर्नाटका वो माइनॉरिटी हैं, लेकिन वही बंगाल में आप देखेंगे तो ये आ जाते हैं मेजॉरिटी में। तो ये स्टेट वाइज इनका स्टेटस चेंज होता रहता है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर माइनॉरिटीज़ को हम क्यों प्रोटेक्ट करें, क्यों इनको हम स्पेशल एफर्ट्स के थ्रू इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, इनके डिग्निटी को प्रोटेक्ट करें। तो दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की बात करता है। और रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे देश के अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, यानी कानून के सामने सभी लोगों का समान होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेजॉरिटी का मेंबर है तो उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, और कोई माइनॉरिटी का मेंबर है तो उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। ऐसा ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए हमारे देश के अंदर माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्ट किया गया है। फिर हमने अपने कल्चरल डाइवर्सिटी के दम पे अपनी एक विदेश नीति में सॉफ्ट पावर की जो पॉलिसी है, उस सॉफ्ट पावर के थ्रू, कल्चरल इंटीग्रेशन के थ्रू अपने फॉरेन पॉलिसी को भी हमने एक नया रूप दिया है। तो चूंकि अभी पूरे विश्व में जो हमारी जो छवि है वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी वाले देश के रूप में है, तो इस कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें, तो बिना माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किए हम सोशल जस्टिस की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बिना माइनॉरिटीज़ को अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस में शामिल किए हुए इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और जब किसी भी देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो देश बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे देश में कितने तरीके के माइनॉरिटीज़ होते हैं, इन माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है ना? लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात आपके लिए ये समझना है कि माइनॉरिटीज़ को जो प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है, वो अपीज़मेंट नहीं है, वो तुष्टीकरण नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल ऑफ लॉ की बात की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के अंदर किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना है। सबको कानून की नज़र में एक समान माना है। तो अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस नहीं होगा तो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और हमारी सोसाइटी में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और जब कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज कॉन्फ्लिक्ट से होकर गुजरता है तो उसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो फ्रंट पे आ जाती हैं। इससे किसी भी देश का डेवलपमेंट और किसी भी देश का जो सोसाइटल हार्मनी है उसमें डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और इस सेशन के बाद दोस्तों आपको माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा।
दोस्तों अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।